हमारे ख़ास मुलाकात कार्यक्रम में आज हमारे साथ ख़ास मेहमान साहित्यकार गरिमा राकेश गौतम जी हैं। गरिमा राकेश गौतम जी से हम इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, साथ ही इन्होंने जो साहित्य सृजन किया वो कब से किया और इसके पीछे प्रेरणा स्रोत इनके कौन रहे। आइए बात करते हैं गरिमा राकेश गौतम जी से। गरिमा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। गरिमा जी, आप अपने जीवन परिचय के बारे में बताएं। आप कहाँ से हैं, शिक्षा कहाँ से हुई आपकी और किस रूप में आपने ये साहित्य यात्रा का शुभारंभ किया, हमारे दर्शकों को बताएं। नमस्कार सभी को। मेरा गरिमा राकेश गौतम नाम है। मैं चेचट तहसील के छोटे से गांव खेरली की रहने वाली हूँ। पापा का नाम बजरंग लाल गौतम, माँ का संतोष गौतम है। माँ टीचर थी, पापा किसान थे और जो मेरी पढ़ाई लिखाई है वो 12th तक तो जवाहर नवोदय विद्यालय अटरू में हुई थी जी। और उसके बाद की सारी पढ़ाई जो है उन्होंने प्राइवेट की है। और लेखन में आने का जो था ना वो बिल्कुल अलग था। मुझे भी नहीं पता था कि मैं कभी मतलब ऐसे लेखन में भी आऊँगी या इतना लिख भी पाऊँगी, लेकिन वो मतलब ज़िंदगी में कहते हैं ना कोई एक अलग सा मोड़ आने वाला होता है। बिल्कुल। तो जब मोड़ आने वाला होता है तो भगवान आपको ऐसे ही किसी व्यक्ति से मिला देता है। तो ऐसे ही मेरे को भी मिलाया और ऐसा भी कहते हैं कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक सफल महिला का हाथ होता है। बिल्कुल। लेकिन मेरे लिए उल्टा है। मेरे सफल होने के पीछे दो व्यक्तियों का हाथ है। एक तो मेरे साथी हैं राकेश जी जो मेरे हस्बैंड हैं जी। और एक मेरे सर है राकेश उपाध्याय, डॉक्टर है वैसे से जी। उनकी जितनी भी प्रेरणाएं, मार्गदर्शन जो भी उन्होंने मुझे दिया उसी का फल है कि आज मतलब मैं अच्छी कवयित्री के रूप में जानी जाती हूँ। और मैंने मतलब उनको एक बार ऐसे ही बताया था कुछ अपनी प्रॉब्लम, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में जो भी आता है तुम लिखो और मुझे भेज दो व्हाट्सएप पे। जी। तो मैं उन्हें भेजती रही। थोड़े दिन मैंने भेजा, तकरीबन मैंने उनको 150 कविताएं लिख के भेजी होगी। तब एक कविता पे उनका कमेंट आया। उस कमेंट के बाद से जो फिर मेरा हौसला बढ़ा तो वो इतना बढ़ गया कि आज 1400 से ऊपर कविताएं मैंने लिख ली है। और पंक्तियां तो कितनी लिखी है मेरे को भी मतलब याद नहीं है कि कब कहाँ चलते फिरते ऐसे ही मतलब दिमाग में आ जाती है और मैं लिख लेती हूँ। और 700 के करीब ज़्यादा रचनाएं अपने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन आदि से, और अपने भारत की कम से कम 50 से भी ज़्यादा अखबार हैं जिनमें प्रकाशित हो चुकी है और 7 पुस्तकें आ चुकी है जिनमें से 2 मैं अपने साथ लेकर के भी आई हूँ। जी। एक पुस्तक तो अपने ही हस्बैंड को समर्पित करते हुए लिखी है मैंने, एक उम्र चुरा के लाऊं, और एक अपने ही सर को समर्पित करते लिखी है। तो उसका नाम भी मैंने उसी हिसाब से शुभाशंसा रखा है। बहुत बढ़िया, जो सर को ही समर्पित है। जी। गरिमा जी, आपके घर में साहित्यिक माहौल नहीं था और साहित्य लिखना एक बहुत बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि साहित्य हर कोई नहीं लिख सकता। जब कोई मन में अंदर विचार आते हैं वह बाहर निकल कर लेखनी के रूप में होते हैं। तो कैसे मतलब आपके मन में ये चीज़ आई कि मैं घर में ऐसा माहौल नहीं और मैं इसको कागज़ पे उतारूं? क्या ऐसी भावना थी आपके मन में? ये भावना भी है ना, मुझे बोल रही ना कि सर ने ये बोला कि जो तुम्हारे दिमाग में आता है। मतलब शादी को 22 साल हो गए, इनको मतलब हस्बैंड को भी नहीं पता था कि मैं लिखती भी हूँ या लिख भी सकती हूँ। उसने कहा जो मन में आता है, जैसा आता है, कहानी के रूप में, निबंध के रूप में, कविता के रूप में, बस आप उसको कागज़ पे लिखते जाओ और मुझे सेंड करते जाओ। मैं उनको मतलब लिखती गई, भेजती गई। फिर जब बीच बीच में उनके कमेंट भी आते गए, वो तारीफ भी करते गए। फिर एक FB पर जब कोरोना काल चला तो इनको भी लगा कि अच्छा लिखती है, तो टाइप करने का काम इनका होता था। टाइप करते ही और मतलब ये सहयोगी, ये सहयोगी बन के रहे आपके। पूरे सहयोगी मतलब हर जगह। तो ये टाइप करते हैं, FB पर डालते हैं, रचनाएं अच्छी लगने लगी। तो एक युग जागरण अखबार के संस्थापक थे अनिल त्रिपाठी। अच्छा। उन्होंने मुझे पहला मौका दिया अखबार में कि आप अपनी रचनाएं इस अखबार में भेजो, हम प्रकाशित करेंगे। फिर उनके अखबार के बाद धीरे धीरे कोल्डफील्ड मिरर है, देश की घटना है, घटती घटना, वुमन एक्सप्रेस, मतलब फिर तो सिलसिला ही चालू हो गया एक कि मतलब अखबार में आने का और कविताओं के प्रकाशन का। तो जो मुझे मेन प्रेरणा मिली थी
वो मतलब सर से ही मिली है। और यूँ कहते हैं ना, जैसे उजाले में तो आपके साथ हजारों खड़े हो जाते हैं, पर जब अंधेरे में थी ना तो या तो राकेश जी खड़े थे या सर खड़े थे। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात गरिमा जी आपने कही। आपने साहित्य सृजन किन किन विधाओं में किया और अब तक कितना आप लिख चुकी? अभी तक मैं ना मतलब 1400 से ऊपर तो कविताएं हो गई हैं जी। और निबंध, कहानियाँ, लेख जो है वो अलग अलग हैं। एक पुस्तक जो पहली पुस्तक आई थी पतझड़ से बसंत की ओर, वो कहानियों पे ही है और उसमें ऐसी कहानियाँ हैं जो 10 संघर्षशील महिलाओं की, जिन्होंने संघर्ष करते हुए फिर अपनी मंजिल को प्राप्त किया। बहुत बढ़िया। और उसके बाद एक मैंने लिखी थी कोरोना कर्मवीर, वो रियल कोरोना कर्मवीरों पे लिखी थी मैंने। अच्छा। जिन्होंने मतलब बिना किसी अखबार में आए, कोई सुर्खी बने, जो अपना काम चुपचाप कर रहे थे, चाहे वो समाज सेवी थे या नर्सिंग कर्मी थे या डॉक्टर थे या सफाई करने वाले थे, और उनको लेकर के, उनको इकट्ठा करके कि उसमें कम से कम 45 लोग हैं जिनके बारे में मैंने लिखा और उनके उस समय के अनुभव, जो उनके मतलब कोरोना के समय वो मरीजों की सेवा कर रहे थे, उनका काम कर रहे थे, किस प्रकार डर में भी वो थे, किस प्रकार डर से बाहर निकले। मेडिकल कॉलेज में जब लोग जा भी नहीं रहे थे उस समय मैं मेडिकल कॉलेज में गई थी, उन लोगों से मिलकर के उनकी जानकारी लेकर मैंने वो किताब लिखी थी। बहुत खूब गरिमा जी कि वो संघर्ष का समय था, उस दौरान आपने मतलब जाकर और लोगों के हाल और फिर उसको लेखनी के रूप में, साहित्य के रूप में आप सामने लाए। बहुत बढ़िया, आपने बखूबी काम किया। आपने जो साहित्य सृजन किया तो प्रेरणा स्रोत तो आप बता रहे हैं कि 2 ही व्यक्ति रहे, लेकिन साहित्य क्षेत्र बहुत बृहत है, कई बड़े साहित्यकारों का भी आपके लेखन में कई प्रभाव पड़ा हो। हाँ। आप वो बताएं। आप एक है जो अब है नहीं जी, FB से मिले थे वो मुझे, और मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई है हकीकत में जी। वो मुझे बुलाते ही रहे और मैं मतलब कि भाई चली जाऊंगी। अब वो मतलब दिसंबर 1 दिसंबर को दुनिया में नहीं है। उन्होंने मुझे मुक्तक लिखना, थोड़ा छंद में लिखना ऐसे सिखाया था। वो बदायूं के रहने वाले थे और महेश कुंवर उनका नाम था जी। और एक भोपाल के सर है, नरेंद्र दीपक नाम है, अंतरा नाम की उनकी एक पत्रिका भी आती है जी। वो भी मुझे मतलब समय समय पर छंदों के बारे में और पूछते भी हैं कि आज क्या लिखा, कैसे लिखा, और ये भी बताते हैं कि हाँ इसमें यहाँ कमी थी या ये तेने बहुत अच्छा लिखा। तो इन 2 लोगों ने भी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा प्रेरित किया। आपने कई कविताएं लिखी, कोई कविता हमारे दर्शकों को सुनाया? और एक और नाम लूँगी। हाँ, पता है। एक मेरी फ्रेंड है, आशी भटनागर नाम है, तो वो भी मतलब ऐसी थी कि मतलब मैंने उसको एक लाइन भी लिख के भेजी ना तो उसने मुझको उसमें पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स दिया। और वो उस तरह की फ्रेंड है कि सबके सामने तो मतलब जैसे मेरे तारीफ ही करेगी और जैसे हम दोनों ही हैं तो वो पूरी कमियां भी मेरी बता देगी कि इसमें आपको ऐसे करना चाहिए था, इसमें वैसे करना चाहिए था। तो मतलब आज मतलब मैं आगे जो बढ़ी हूँ तो उसमें उसका भी बहुत सहयोग है। सही है। रचना मतलब मैं सबसे ज़्यादा वैसे है ना प्रेम पर लिखती हूँ। बिल्कुल सुनाइए आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कृष्ण भगवान पर ही एक कविता लिखी थी जी जी, वही मैं आप लोगों को सुनाती हूँ। कौन सी दिशा कौन सी डगरिया, सावरिया चली मैं तेरी नगरिया, सावरिया चली मैं तेरी नगरिया। कौन सी दिशा कौन सी डगरिया, सावरिया चली मैं तेरी नगरिया, गिरधर चली मैं तेरी नगरिया। पग पग धरूं मैं तो आगे बढ़ूं रे, पग पग धरूं मैं तो आगे बढ़ूं रे। धूप में सरकाऊं कभी अपनी चुनरिया, धूप में सरकाऊं कभी अपनी चुनरिया, सावरिया चली मैं तेरी नगरिया, गोपाला चली मैं तेरी नगरिया। नाचती चली मैं तो गाती चली रे, नाचती चली मैं तो गाती चली रे। थक जाऊं तो बैठ जाऊं डगरिया, थक जाऊं तो बैठ जाऊं डगरिया, सावरिया चली मैं तेरी डगरिया, सावरिया चली मैं तेरी नगरिया। पैरों में पायल हाथों में कंगना, पैरों में पायल हाथों में कंगना, छनकाती चली मैं अपनी कमरिया,
कनकती छनकाती चली अपनी कमरिया, सांवरिया चली मैं तेरी नगरिया, गिरधर चली मैं तेरी नगरिया, पग में छाले माथे पसीना, पग में छाले माथे पसीना, थक गई हूँ कान्हा दे दे दरसिया, थक गई हूँ कान्हा दे दे दरसिया, आ गई कान्हा तेरी नगरिया, आ गई कान्हा तेरी नगरिया। बहुत सुंदर गरिमा जी, बहुत सुंदर गीत प्रेम का आपने सुनाया। गरिमा जी, आपने आपकी जो मौलिक कृतियाँ कौन कौन सी है जो प्रकाशित हो चुकी, और जो आप लाई हैं हमारे दर्शकों को बताएं कि कौन कौन सी आपकी मौलिक कृतियाँ हैं जो आप समाज को दे चुकी। सबसे पहले जो आई थी पतझड़ के बसंत की ओर, वो तो महिलाओं के संघर्ष पर आधारित थी। जी। दूसरी कोरोना के कर्मवीर, जो मैंने रियल कोरोना कर्मवीरों के ऊपर लिखी थी। तीसरी पुस्तक मैं अपने साथ लेके आई हूँ जिंदगी के दिन। इसमें जो इस पुस्तक में जो है जिंदगी से संबंधित जो भी कविताएं हम जो भी देखते हैं बचपन में, बड़े होने के बाद, और जो भी उलझने सुलझने जो कुछ भी आती है, उन सारी कविताओं का मैंने इसमें संकलन किया है। और इसके बाद जो है मैंने लिखी थी कृष्ण प्रेम पर रंगी हुई एक किताब लिखी थी, तुम प्रीत हो मेरी। बिल्कुल। वो उसमें पूरी कृष्ण, राधा और मीरा से संबंधित कविताएं हैं। इसके बाद आई थी सुलझी अनसुलझी जीवन की उलझने, तो जीवन में जो भी उलझने सुलझने, फिर हम उन्हें कैसे सुधारते हैं, कैसे संघर्ष का जो भी जीवन होता है, तो वो थी। उसके बाद मेरी आई थी शुभाशंसा, जो मैंने अपने, जो मेरे सर हैं जिनकी वजह से मैं सब कुछ मैंने आज हासिल किया है, तो उन्हीं को समर्पित करते हुए लिखी थी शुभाशंसा। ये उन्हीं को समर्पित है। और इसमें मैंने मतलब मुक्तक और 2-2, 4-4 लाइनों से इसमें इस किताब को रखा है। और ये मतलब है ना, एक संदेश भी देगी लोगों को, और गुरु के प्रति मेरी श्रद्धा को भी प्रकट करती है। और इसके बाद जो है मेरे जीवन साथी को समर्पित करते हुए एक उम्र चुरा के लाऊं, इसमें सारी ही प्रेम रंग में रंगी कविताएं हैं जो राकेश जी को ही समर्पित है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। और ये 7 किताबें मेरी आ चुकी हैं, और 8वीं किताब है जो मतलब पूरी जा चुकी है प्रेस के पास। अब उसका नाम जो है, तो जिंदगी को संवरने पे देर लगती है या फिर माधुर्य सुधा, इन दोनों में से कोई एक डिसाइड होगा। गरिमा जी, आपने किताबें लिख लिख के ढेर कर दी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक पुस्तक, एक कृति छपवाने के लिए काफ़ी अर्थ खर्च करना पड़ता है। कई अकादमियों से तो आर्थिक संबल मिल जाता है, तो क्या आपने इन जो मौलिक कृतियाँ आपकी आई उनमें कई अकादमियों से आर्थिक संबल मिला? नहीं लिया सर। ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि प्रतियाँ तो आजकल अकादमियों के पास पांडुलिपि भेजी जाती है ताकि आपको भी उससे थोड़ा आर्थिक संबल मिलता। आपने ऐसा विचार क्यों नहीं किया, या वरिष्ठ साहित्यकारों से आप सलाह लेती? मतलब मेरा भाव ये है कि उससे आपको आर्थिक सहायता का भाव पैदा होता। अकादमियों से तो नहीं लिया, लेकिन यूँ कह सकते हैं कि जैसे मेरी किस्मत में है ना, मतलब शायद अच्छे अच्छे लोग ज़्यादा हैं। बिल्कुल। तो ये जहाँ से मेरी बुक्स छपती है, ब्राइट पब्लिशर्स है, तो उन्होंने मुझे मतलब पूरा सहयोग किया। उन्होंने किसी भी किताब का मुझसे पहले तो कोई अमाउंट ही नहीं लिया। जी। बस जो मेरी किताब आती है, जितनी मुझे प्रतियाँ चाहिए होती है वो मुझे उतनी दे देते हैं। बाकी जो बिकती है उसमें 30% वो मेरा मुझे करके, और 70% वो उनका जो भी खर्चा होता है वो सब उसमें ले लेते हैं। तो फिर मैंने कभी ये अकादमी से सहयोग लेने की सोचा ही नहीं। गरिमा जी, तो आपका साहित्य लेखन है, आपकी जो पूंजी है वो बहुत समाज को एक नई दिशा दे रही होगी, तभी कोई प्रकाशन सामने आता है ना? यानी आप हीरा हो, ये कह सकते हैं। क्योंकि जब अच्छा साहित्य कोई लिखता है तो प्रकाशक अपने आप ही सामने आ जाता है, और वह उससे अपनी आय भी कमाता है, और साथ में साहित्यकार को एक संबल भी मिलता है। और कोई आपकी रचना हो, दर्शकों को सुनाए। एक रचना में
एक उम्र चुरा के लाऊं जो पुस्तक है आपके पास, जी, इसमें जी। से ही सुनाती हूँ हाँ। कि जिंदगी को भी संवरने में देर लगती है। बिल्कुल। ये मैंने थोड़ा बहुत अपने ही ऊपर धारण करते हुए लिखी है कि कोई जी। भी चीज़ जो होती है जिंदगी में एकदम से नहीं होती है, सच। कि एकदम से कोई पौधा बड़ा नहीं होता है, एक दिन से सुबह जो हुई वो भी एकदम से रात नहीं होती है। बिल्कुल। तो ऐसे ही उपमानों को लेते हुए लिखी है कि सूखी सरिता को भी बहने में देर लगती है, सूखी सरिता को भी बहने में देर लगती है, हिम को भी नीर बनने में देर लगती है, प्राची को प्रतीची बनने में देर लगती है, चांद को भी पूर्ण होने में देर लगती है, बहुत धीरज रख थोड़ा ए मेरे दिल, जिंदगी को भी संवरने में देर लगती है, धीरज रख थोड़ा ए मेरे मन, जिंदगी को भी संवरने में देर लगती है। बीज को पौध बनने में देर लगती है, बीज को पौध बनने में देर लगती है, बसंत की बहार आने में देर लगती है, गिरकर संभल कर उठने में देर लगती है, गिरकर उठकर संभलने में देर लगती है, घटाओं को भी बरसने में देर लगती है, धीरज रख थोड़ा ए मेरे मन, जिंदगी को भी संवरने में देर लगती है, धीरज रख थोड़ा ए मेरे मन, जिंदगी को भी संवरने में देर लगती है। बूंद को मोती बनने में देर लगती है, बूंद को मोती बनने में देर लगती है, यामिनी के तिमिर को छटने में देर लगती है, यामिनी के तम को भी छटने में देर लगती है, अतृप्त तृष्णा को तृप्त होने में देर लगती है, अतृप्त तृष्णा को तृप्त होने में देर लगती है, टूटे हुए मन को भी जुड़ने में देर लगती है, धीरज रख थोड़ा ए मेरे मन, जिंदगी को भी संवरने में देर लगती है, धीरज रख थोड़ा ए मेरे मन, जिंदगी को भी संवरने में देर लगती है। बहुत बढ़िया गरिमा जी। आप क्या मानती है कि आप अनवरत आपका साहित्य लिखती जाएंगी या कुछ अब रोकोगी? नहीं रुकूंगी तो नहीं सर अब जी। एक बार आगे बढ़ गई तो अब तो रुकना ही नहीं है, और मेरे सर भी यही कहते हैं कि अब पीछे नहीं देखना है बिल्कुल भी, और बस आगे ही बढ़ते रहना है, और जो भी कुछ नेगेटिव पार्ट है बस उस सबको हटा देना है। जाते जाते गरिमा जी एक और अपनी रचना सुना के जाएं, पसंदीदा जो आपको लगे। एक रचना सुनाती हूँ मैं जी। जो हिंदी में एक टॉपिक होता है विराम चिन्ह, उसमें कोमा, पूर्ण विराम, अल्प विराम, बिल्कुल ये सब कुछ आते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, तो उन विराम चिन्हों को और प्रेम को, लाइन का अर्थ ही बदल जाता है। हाँ, यदि नहीं लगाए तो ये एक कोमा पूरा शब्द मतलब अर्थ बदल देता है। तो उन्हीं विराम चिन्हों को पूरा मतलब उन विराम चिन्ह और प्रेम दोनों का आधार बनाकर कविता बिल्कुल सुनाइए। कि तुमने प्रेम में पूर्ण विराम लगाना चाहा, कि तुमने प्रेम में पूर्ण विराम लगाना चाहा, मैं योजक चिन्ह सी उसे जोड़ती रही। वाह। प्रश्न सूचक चिन्ह बनते रहे तुम, प्रश्न सूचक चिन्ह बनते रहे तुम, मैं विस्मय सूचक चिन्ह सी तुम्हें निहारती रही। अल्प विराम की तरह तुम अलग दिखाते रहे, अल्प विराम की तरह तुम अलग दिखाते रहे, मैं तुम्हारे निर्देशों को अर्ध विराम समझती रही। अल्प विराम की तरह तुम अलग दिखाते रहे, मैं तुम्हारे निर्देशों को अर्ध विराम समझती रही। तुम लाघव चिन्ह सा मुझे संक्षेप करते रहे, तुम लाघव चिन्ह सा मुझे संक्षिप्त करते रहे, मैं उद्धरण चिन्ह की तरह तुम्हें विशेष करती रही, मैं उद्धरण चिन्ह की तरह तुम्हें विशेष करती रही। उपविराम की तरह तुम अलग करते रहे, उपविराम की तरह तुम अलग करते रहे, मैं जीवन के कोष्ठक में तुम्हें बंद करती रही। हंस पद की तरह तुम मुझे त्रुटि बोधक बताते रहे, हंस पद की तरह तुम मुझे त्रुटि बोधक बताते रहे, मैं विवरण चिन्ह सी अगली पंक्ति में तुम्हारे उत्तर का इंतजार करती रही, मैं विवरण चिन्ह सी अगली पंक्ति में तुम्हारे उत्तर का इंतजार करती रही। वाह, बहुत खूब गरिमा जी। ये थी हमारे साथ गरिमा राकेश गौतम, साहित्यकार। इन्होंने जो इनकी मौलिक कृति का जो प्रकाशन है बहुत लंबा है और आगे भी इनका प्रकाशन सामने बहुत जल्दी आने वाला है। इन्होंने समाज के हर पहलू को छुआ है और जो इनको मन में आता है वो ये लिख देती हैं, और इनका मानना है कि मेरी जो लेखन है वह अनवरत जारी रहेगा, जो भी लिखूंगी वह सामने आएगा। आज हमारी स्टूडियो में पधारी, आपका बहुत